हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप हिंदी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स को याद रखना। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी वाक्य के 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उन्हें समझेंगे और मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा और आप उस फॉर्मूले से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक ही तरीके से सभी प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको उन 3 पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि किसी भी वाक्य के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके उन तीनों पार्ट्स को आज मैं समझाऊंगा और आप इस धमाकेदार ट्रिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको किसी भी भाषा को सीखने के लिए, असल में हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी सीख रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ज़्यादा नियमों के झंझट में नहीं पड़ना है। आप कुछ ही नियमों के साथ अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख सकते हैं। चलिए आज मैं आपको एक धमाकेदार ट्रिक बताता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे SVO। ये किसी भी सेंटेंस में 3 पार्ट्स मेन होते हैं। पहला होता है आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है वर्ब और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। हम एक एक करके इन तीनों चीज़ों को समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एस का यहाँ पर जो मतलब है वो सब्जेक्ट से है, वी का यहाँ पर जो मतलब है वो वर्ब से है, ओ का जो मतलब है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट से। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट होता क्या। स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट्स को हिंदी में कर्ता कहते हैं और कर्ता यानी जो काम को करता है। स्टूडेंट्स, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, लेकिन ये उसकी एक आधी अधूरी परिभाषा है और एक आधा अधूरा कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वो ही अकेला नहीं होता है जो काम को करता है। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में बात चल रही है। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही है या फिर जो काम को कर रहा है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। स्टूडेंट्स, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि सब्जेक्ट ओनली वही नहीं होता है जो काम को करता है। सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में वाक्य में बात चल रही है। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात समझाऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला राम पुस्तक पढ़ता है। आप पीछे जाके क्रिया से पूछिए कौन पुस्तक पढ़ता है, आपको उसका उत्तर मिलेगा राम। मैं आपको स्टूडेंट्स एक ट्रिक भी बताता हूँ। आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट को ढूंढना चाहें तो आप पीछे जाके क्रिया से प्रश्न करिए कौन, आपको उसका आंसर मिलेगा। ये हमारी एक ट्रिक भी है। अगर आप किसी हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो आप पीछे जाके प्रश्न पूछिए कौन, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा और वही हमारा सब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट होता कौन है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताया राम पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। तो यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बताया राम एक अच्छा लड़का है तो आप पीछे जाके पूछोगे कौन एक अच्छा लड़का है? राम। लेकिन स्टूडेंट्स, एक सवाल ये भी उठता है क्या राम कोई काम कर रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट यहाँ पर जो राम है वो कोई काम को नहीं कर रहा है, फिर भी राम एक सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर राम के बारे में बात तो हो रही है, इसलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर सब्जेक्ट काम को करता है वो टॉपिक आपका टेंस होता है, और स्टूडेंट्स जहाँ पर सब्जेक्ट काम को नहीं करता है वो टॉपिक आपका सिंपल सेंटेंस होता है। और स्टूडेंट्स, एक बात को हमेशा याद रखें, हर सेंटेंस टेंस नहीं होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हर सेंटेंस को टेंस समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में और भी जानकारी दूंगा। नंबर 1, सब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका 2 प्रकार का होता है। सब्जेक्ट या तो आपका सिंगुलर होता है या फिर वो प्लूरल होता है। यानी पहला आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा आपका प्लूरल सब्जेक्ट।
अब स्टूडेंट्स आप लोग ये सोचेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। देन स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जो गिनती में एक होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जो एक से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिसे आप गिन नहीं सकते हैं वो सब्जेक्ट कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स भी बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वो हमेशा सिंगुलर होती हैं, इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट होती हैं। जैसे कि वाटर, मिल्क, ये हमेशा सिंगुलर होती है। स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक बात और बताता हूँ। सब्जेक्ट जो होता है वो आपका या तो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट कभी कुछ और नहीं होता है। सब्जेक्ट हमेशा या तो वो नाउन रहेगी या फिर क्या रहेगी, आपकी प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप रट लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सब्जेक्ट कौन होता है स्टूडेंट्स, जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो। सब्जेक्ट को अगर आपको किसी हिंदी के सेंटेंस में ढूंढना है तो आप पीछे जाके क्रिया से प्रश्न करिए कौन। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट दो ही प्रकार का होता है, या तो वो सिंगुलर या फिर वो प्लूरल। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो होता है वो या तो हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। चलिए स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस में क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। स्टूडेंट्स वर्ब यानी क्रिया। स्टूडेंट्स वर्ब यानी काम होता है, क्रिया होती है। वर्ब जो होती है स्टूडेंट्स वो दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। किसको रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। उसके बाद हम क्या रखते हैं, मेन वर्ब रखते हैं। स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में मेन वर्ब हो, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में क्रिया नहीं होती है, और होती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट में हो। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इज, एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे कि हिंदी में है, हूँ, हे, हो, था, थी, थे, गा, गे। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताती है। ये आपको बताती है कि कर्ता की जो स्थिति है या कर्ता जिस काम को कर रहा है उसका समय क्या है। जो काम है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ये आपको कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताती है स्टूडेंट्स। तभी तो हर टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब स्टूडेंट्स जो मुख्य क्रिया आपकी होती है, जैसे कि चलना, फिरना, दौड़ना, हंसना, रोना, धोना। स्टूडेंट्स जिसमें आपके हाथ पैर चलते हैं, जो फिजिकली होता है वो आपकी मुख्य क्रिया होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें आपका दिमाग चलता है, जैसे कि सोचना, याद करना, ये भी एक तरह की मेन वर्ब है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेन वर्ब खाली फिजिकली हो। मेन वर्ब आपकी फिजिकली और मेंटली दोनों हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस ऑर्डर को आप याद रखना। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं। वर्ब में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। स्टूडेंट्स उसके बाद हम उल्टे चलते हैं। कैसे चलते हैं, उल्टे, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए कैसे चलते हैं, उल्टे। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप बनाओगे इन चीज़ों को रखने के बाद हम कैसे चलते हैं, उल्टे। अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स वो होता है जिस पर कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो आप पीछे जाके प्रश्न करिए किसको। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है। आप पीछे जाके पूछिए किसको पढ़ता है, तो आपको उसका आंसर मिलेगा पुस्तक, और वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या प्रश्न करेंगे, किसको। तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए, ये नितिन सर का फॉर्मूला है, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें मेन होती हैं, तो आपको इन तीनों चीज़ों को क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आप इस बात को याद रखें। स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपको दो बातें और बताऊंगा, उन्हें और आपको माइंड में रखना है जब भी आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ बातें लिखी हुई हैं सब्जेक्ट के बारे में जो मैंने आपको अभी बताई थी।
सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। स्टूडेंट्स इस बात को हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम केवल एक ही बात जानते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम को करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। कौन एक अच्छा लड़का है? राम। यहाँ पर राम एक सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सिंपल सेंटेंस है। हर सेंटेंस को आप टेंस ना समझें, हम हर सेंटेंस को टेंस समझते हैं, इसलिए टेंस एक अलग टॉपिक है, सिंपल सेंटेंस एक अलग टॉपिक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग दो बातें और हैं उनको अच्छी तरीके से समझेंगे और इन्हें आप लोग रट लीजिए। इन बातों को आपको रटना है, ठीक है, और ये आपको सेंटेंस बनाने में हमेशा हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको जो एसवीओ का जो फॉर्मूला बताया, वो जो फॉर्मूला है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पर अप्लाई होता है। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो आप नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखना। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप थोड़ा अपने माइंड में रखें स्टूडेंट्स इस बात को। पहली जो ये बात है वो ये है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। स्टूडेंट्स सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। इन दोनों के लिए एसवीओ का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद आपको उल्टे चलना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव भी है और कैसा है, इंटेरोगेटिव भी है। आप समझ रहे हो, जैसे मैंने आपसे बोला क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव भी हैं और साथ में नेगेटिव भी हैं। तो आप इस बात को रट लीजिए, दुनिया में कोई भी हिंदी का सेंटेंस बना रहे, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय नॉट का जो प्रयोग है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करना है। ये बात आप रट लीजिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, यानी नॉट का जो स्थान है वो फिक्स है, वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखें। दूसरा जो रूल है वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए अगर वाक्य के स्टूडेंट्स हम इसको और अच्छी तरीके से देखते हैं, अगर वाक्य के शुरुआत या आखिर में क्या आए तो शुरुआत में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर वाक्य के बीच में क्या आए तो व्हाट का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस रूल को। आप लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप्स देखे होंगे। पहला टाइप वो होगा कि वाक्य के शुरुआत या आखिर में क्या आया होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या राम बाजार जा रहा है, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है राम बाजार जा रहा है क्या। बात तो एक ही है। जब इस प्रकार के सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो आप जब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो हम लोग यहाँ पर क्या की कोई स्पेलिंग नहीं लिखते हैं और सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। यानी जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आए या आखिर में क्या आए तो आप सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाए या और कोई WH वर्ड आ जाए, कब, क्यों, कैसे, कब से, कितने, अगर ये बीच में आते हैं तो आप क्या करोगे, सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से करोगे। ठीक है, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, यानी आप इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स आपको ये नितिन सर की 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात SVO का फॉर्मूला, दूसरी बात अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। दूसरी बात अगर वाक्य के शुरुआत या आखिर में क्या है तो सेंटेंस की शुरुआत आप किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी हिंदी के सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड आता है तो सेंटेंस की शुरुआत आप WH वर्ड से करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये 3 बातें स्टूडेंट्स आपको याद रखना है
और हम इन्हीं 3 बातों पर हिंदी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, टेंस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, हम सभी टॉपिक्स को इन 3 बातों पर सॉल्व कर सकते हैं। हमें अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें नियमों से बचना है। कम से कम नियमों में, कम से कम बातों में हमें अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे भी आपको नए नए